नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला के एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच एसएससी जीडी के लिए मैथ सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि एसएससी जीडी के लिए मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैंने डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में किया है। दोस्तों, यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य पाठशाला में अपलोड किया गया है, आप वहां जा कर के एसएससी जीडी मैथ सिलेबस 2024 उसे आप देखेंगे। वहां सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, तो आज हम लोग सिलेबस की बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग अब टॉपिक शुरू करेंगे। और आज का जो टॉपिक लेकर के आपके बीच आए हैं उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात एवं समानुपात। ध्यान दे दोस्तों, यहां से एसएससी जीडी में 2 प्रश्न तो कम से कम पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अन्य चैप्टर में भी है। दोस्तों, जैसे पार्टनरशिप यदि आप पढ़ते हैं तो वहां भी आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके साथ एवरेज, औसत में, एज, आयु में एंड एलसीएम, एचसीएफ, है ना, तो इन सारे चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए मैंने इसी चैप्टर को आज लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। सबसे पहले आज हम लोग जो है वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कि रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप्स कौन कौन से हैं और इनके इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी 2024, है ना, अभी मेरा बिल्कुल ध्यान इसी पे है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके बीच रेगुलर आओ, है ना, ताकि जो आपका समय सीमा है उसके अंदर कंप्लीट कर पाऊं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि रेशियो आखिर है क्या, है ना। सबसे पहले रेशियो क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे अगर हम लिखते हैं ये H2B, है ना, ध्यान देंगे ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये जो सिंबल देख रहे हैं, यही आपका रेशियो का सिंबल है। दोस्तों, है ना, किसका है, रेशियो का। इसे हम लोग H2B पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, H2B पढ़ते हैं। और ये H2B मीन्स क्या होता है, तो ये H2B मीन्स होता है ये बाई बी। यानी यहां से आप समझ पाए होंगे कि रेशियो मीन्स आपका डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे अगर यहां पे हमने लिखा 5:7, है ना, तो 5:7 मीन्स क्या, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 5/7, है ना, क्या होगा 5/7। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे हमने लिया एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी। अगर हम बोले कि ए की उम्र जो है वह 40 साल हो रहा है, तो ए की उम्र कितनी है, 40 साल। अगर हम बोल दे एक व्यक्ति जो बी है उसकी जो उम्र है वह आपका है, उम्र ना दे करके अगर आपका वेट दे देता है, भार दे देता है, तो वो केजी। तो ए की उम्र 40 साल है और बी का जो वेट है, भार है, वो 50 केजी है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर दोनों का बोलेंगे कि यूनिट सेम नहीं है, और जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं और रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, तो क्या रेशियो निकालने के लिए क्या यूनिट सेम होनी चाहिए, तो जी हाँ, बिल्कुल यूनिट सेम होनी चाहिए। तो चलिए, अगर क्योंकि आप केजी को ईयर से कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो आप 50-40 को भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ नहीं तब तो आप रेशियो ही नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले यूनिट को क्या करना पड़ेगा, तो यूनिट को ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका सेम करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ ईयर है तो हमने यहाँ भी ईयर ले लिया।
यानी इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ए की उम्र जो है वह 40 ईयर्स है और बी की उम्र जो है वह आपका 50 ईयर है ना। तो क्या अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं? तो जी हाँ बोलेंगे, अब कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ईयर को हमने कैंसिल कर दिया, 1010 को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ जो निकल कर आया वह आया दोस्तों 4:5। क्या आया? 4:5। तो ये क्या निकल कर आया? तो ये जो निकल कर आया ये और बी के उम्र का अनुपात है ना, ये और बी के उम्र का अनुपात है ना, यही ना निकल करके आया यहाँ पे। और ये क्या था आपका? तो ये जो था वह था आपका ए एंड बी का उम्र था। तो दोनों में जरा ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका 40 और 50 साल था, वो ए और बी का उम्र था, लेकिन ये 4:5 जो है वह ए और बी के उम्र का अनुपात है दोस्तों। अब ये अनुपात किसको कहते हैं? तो आप समझ पाए होंगे कि दोनों जगह पे राशि यानी यूनिट जो आपका यहाँ पे है वह यूनिट्स क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वही यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, दो सजातीय राशियों है ना। तो क्या दोनों की राशि सेम है? दोनों का आपका जो यूनिट है वो सेम है? तो बोलेंगे हाँ सेम है। तो वही बोला गया, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे राशि तो समान है, दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का तुलना कर रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं, तभी तो मेरा अनुपात निकल पा रहा है। वही तो आपका डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, यानी कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, क्या बात किया? सेम यूनिट्स होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम यूनिट है दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि अनुपात किसे कहते हैं है ना, ध्यान देंगे। अब ये जो मेरा अनुपात होता है, ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये मेरा को प्राइम होता है। को प्राइम कहने का मतलब क्या है? तो ये को प्राइम कहने का मतलब है दोस्तों सह अभाज्य। सह अभाज्य किसको बोलते हैं? तो ध्यान देंगे, जिनका HCF जो है, अगर यहाँ 4:5 है, इसका आप HCF निकालेंगे तो आपका HCF 1 आ जाएगा दोस्तों। तो जिस पेयर का HCF आपका 1 आ जाए तो वो आपका कहलाता है को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में आपको? या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो आपका पेयर अगर दिया है तो उसका उस पेयर का जो है एक तो HCF 1 होनी चाहिए और एक की उसका 1 से और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने एक लिया 5 और 7 पेयर को, क्या 5 और 7 1 के अलावे और यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये भी मेरा को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, और इन दोनों का HCF निकालेंगे तो यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यही मैंने बोला कि नहीं 4 और 10 की अगर बात किया जाए तो ये आपका सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 के अलावे यहाँ 2, यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि रेशियो किसे कहते हैं। चलिए अब इससे हम लोग आगे कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। आगे कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, जैसे अगर मैंने एक ए लिया और एक आपका मैंने बी लिया, अगर ये रेशियो ए और बी का उम्र का ही अनुपात दे दे किसी का कि नहीं 2:3 है, तो क्या इस रेशियो में इक्वल डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बोलेंगे जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यदि आप इस रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये जो हो जाएगा वह होगा 300। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप फिर 00 कैंसिल करेंगे तो पुनः वो 2:3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये सीख पा रहे हैं कि किसी भी रेशियो में इक्वल डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कर सकते हैं। इक्वल डिजिट कहने का मतलब, इक्वल नंबर कहने का मतलब,
तो डिजिट तो आप सभी को पता है कि 0 to 9 कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर आप 8 से भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो दोनों में कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 लिए दिए, मेरा एक नंबर है। अब इक्वल नंबर कहने का मतलब ये है कि 100 से अगर आप 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 से आपको 3 में भी मल्टीप्लाई करनी है, तभी तो ये कैंसिल करेंगे, फिर ये पुनः चीज आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका रेशियो का प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि रेशियो में इक्वल डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे चल करके इस कॉन्सेप्ट का जो है वह यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं। ये तो रेशियो क्या था उसे समझे, अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार, है ना। चलिए नेक्स्ट तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ रेशियो, है ना। अनुपात के प्रकार। अब देखते हैं कि आखिर रेशियो का कौन कौन सा टाइप्स होता है। चलिए समझते हैं हम लोग। जो फर्स्ट होता है वह है आपका इनवर्स रेशियो। क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट आपका है इनवर्स रेशियो। इसका जो हिंदी होता है वह है आपका विलोमानुपात। क्या है? विलोमानुपात, है ना। ध्यान देंगे। अब ये इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं? जैसे मैंने एक लिया ए और एक मैंने ले लिया बी, तो ए एंड बी का इनवर्स क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये और बी है, इसका इनवर्स हम लोग b/a लिख देंगे। तो ये तो 2 में आपका सही है, अगर 2 ही रहे ए और बी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ए और बी के साथ अगर सी भी रहे तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलिए हम लोग समझने। अब ये b/a आया कहाँ से दोस्तों? तो अगर ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे तब ध्यान देंगे कहाँ से आया। तो ध्यान समझते हैं हम लोग। ये का अगर विलोमानुपात निकाल रहे तो ए का हो जाएगा 1/a और बी का आपका इन्वर्स हो जाएगा आपका 1/b, और जब इसे आप क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका b/a, है ना। ध्यान देंगे क्या आ जाएगा? b/a। लेकिन कब? जब हम लोग फर्स्ट में लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किए, सेकेंड में राइट साइड मल्टीप्लाई किए, तो आपका यहाँ पर b/a और ये आपका a/b का इन्वर्स जो है वह हम लोग b/a कह सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लिया यहाँ पे कि नहीं एग्जाम्पल अगर लेते नहीं 2:3, तो इसका इन्वर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:2 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? तो 1/2 और 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका वही चीज आ जाएगा, यानी एलसीएम मेथड से बनाना होगा। जैसे अगर हम लेते हैं ये मेरा फर्स्ट, अगर हम सेकेंड ले लेते हैं कि अगर दे दिया नहीं 2:3, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया दोस्तों, और बोला नहीं इसका इन्वर्स रेशियो बताइए, तो ध्यान दे अगर 5:3:2, अगर आप बोलेंगे सर हो जाएगा 5:3:2, तो ये ध्यान देंगे दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स रेशियो 5:3:2 नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे नहीं 5:3:2 नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? तो चलिए समझते हैं क्या आएगा, है ना। चलिए तो ये 2 का अगर इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों 1/2, 3 का इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा 1/3, और 5 का इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/5। अब अगर बोलेंगे नहीं ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इसको कैसे फ्रैक्शन को हटा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यदि अगर आपको फ्रैक्शन को हटाना है तो आप जो भी बेस में दिया उसका आप एलसीएम निकाल लें। और यहाँ पे आप देख पा रहे कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सभी का जो मल्टीपल होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो 2 को करेंगे 3 से 6 को 5 से करेंगे तो ये आपका एलसीएम 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब क्या करना है? ये 30 से सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। 30 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 15, ये जो आएगा 10, और ये जो आएगा आपका वो आएगा दोस्तों 6। कितना आ जाएगा? 6। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो आ गया वो आ गया 15:10:6, यानी ये आप देखिए क्या आपका 5:3:2 आया दोस्तों? तो बोलेंगे नहीं,
तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 5 3 2। तो आपको समझ में आया होगा कि सही तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें और जो आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, जो आएगा वही आपका इन्वर्स रेशियो होगा। कब? जब आपका 2 से ज़्यादा दिया रहे, और 2 दिया रहे तब तो आप डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे तो वो आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए, ये तो आपका फर्स्ट था दोस्तों, वह था आपका इन्वर्स रेशियो। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद सेकेंड में, है ना। तो सेकेंड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड जो आपका होता है वह है आपका कंपाउंड रेशियो, है ना। कौन सा रेशियो की? आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं हम लोग? तो दोस्तों मिश्रित अनुपात, है ना। यहां से कभी कभार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपाउंड रेशियो से, है ना। टाइप्स ऑफ अगर रेशियो में बात करें तो एक यहीं से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए, क्या है कंपाउंड रेशियो, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कंपाउंड रेशियो के बारे में। जैसे अगर एक रेशियो यहां दे दिया A:B, एक रेशियो दे दिया आपका B:C, आपका अलग रेशियो ले लेते हैं, है ना। तो एक दे दिया आपका यदि C:D, और एक रेशियो जो दे दिया वह दे दिया दोस्तों E:F, है ना। अगर B आपका CD और क्या दिया EF दे दिया, अगर इन तीनों के बदले में बोले कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो ध्यान देंगे कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इस रेशियो का जो अगर फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, इसका आपका C है और इसका आपका E है। तो सभी रेशियो का जो फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी गुणनफल होगा, और सेकेंड टर्म के जो प्रोडक्ट होंगे यानी गुणनफल होंगे, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही आपका कंपाउंड रेशियो होगा दोस्तों। जैसे अगर इसका फर्स्ट टर्म आपका ये है, इसका आपका C है और उसका आपका E है, तो ये सभी रेशियो का फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, और सभी रेशियो का सेकेंड टर्म, तो यहाँ B है, यहाँ पे आपका क्या है D है, और यहाँ पे आपका क्या है तो F है दोस्तों। तो इन ध्यान देंगे, आपको समझ में आया होगा कि क्या किए हम लोग। तो सभी रेशियो का फर्स्ट टर्म का गुणनफल एंड लास्ट टर्म का गुणनफल के बीच का जो अनुपात होगा वही आपका कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात होगा दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दे दिया ने 2:3 दे दे, है ना। नेक्स्ट अगर दे दिया कि आपका जो है वह 6:2 यहाँ पे 4 दे दिया। नेक्स्ट अगर बात कर दे नहीं 1:2 आपका 2 दे दिया। इसका अगर बोल दे आपसे कि नहीं इसका कंपाउंड रेशियो आपका क्या होगा, है ना, तो कंपाउंड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोले सभी रेशियो का फर्स्ट टर्म, तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म का यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे आपका 3 होगा, 4 होगा एंड 2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसे आप कैंसिल कर दें, ये 2 एंड 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, ये भी आपका देखिए 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 भी कैंसिल हो गया। तो आप बोलेंगे सर इधर 1 बचा और इधर आपका 2 बचा, यानी आपका जो रेशियो निकल कर आया वह आपका 1:2 होगा, और यही इन तीनों का आपका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। तो समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। तो अभी हम लोग 2 क्लियर किए, एक इन्वर्स रेशियो और सेकेंड हम लोग जो पढ़े वह कंपाउंड रेशियो, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं वह आपका थर्ड, है ना। थर्ड जो होता है वह एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, है ना। क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं डुप्लीकेट, यानी ये होता है आपका वर्गानुपात, है ना। क्या होता है वर्गानुपात। देखिए ड्यू मतलब 2, यहाँ वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, ध्यान रखेंगे। तो आप बोलेंगे ये क्या है डुप्लीकेट रेशियो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया A:B, है ना, क्या लिया तो A:B, तो ध्यान देंगे यहाँ नाम ही से समझ में आ रहा है दोस्तों कि आपका वर्गानुपात यानी जो हो जाएगा वह हो जाएगा A² क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B²। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर यदि मैंने यहाँ 11 ले लिया
और यहाँ पर यदि मान लेते हैं 12 ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 11 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, है ना। ये चीज़ आपका आ जाएगा और 11 का स्क्वायर यानी आपको पता है और 12 का स्क्वायर आपको पता है, तो ये जो आंसर निकल कर आएगा वह 121:144 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या था आपका, ये था आपका डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, है ना। इसके बाद हम लोग जो है वह 4th नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 4th नंबर पे जो है वह एक होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना। तो ये ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनानुपात, है ना, घनानुपात। तो ध्यान देंगे ये अब घनानुपात क्या है, फिर नाम से ही पकड़ में आ रहा है दोस्तों। नाम से क्या पकड़ में आ रहा है आपका कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे घन, घन का मतलब क्या है, क्यूब, है ना। घन किसका हिंदी होता है, क्यूब का, यानी पावर 3 की बात कर रहा है। यहाँ ट्री है आपका, है ना, जरा ध्यान देंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें कि यदि हमने लिया एक ले लिया ए और एक ले लिया बी, तो इसका अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो और घनानुपात निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, तो ए का क्यू और यहाँ हो जाएगा आपका बी का क्यू, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर यहाँ पर हमने ले लिया कि आपका 7 ले लिया और यहाँ पे अगर मैंने 10 ले लिया, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 का क्यू और यहाँ हो जाएगा 10 का क्यू, है ना। 7 का क्यू आपका 343, 10 का क्यू आपका 1000, है ना। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे ये 4th नंबर था। मुख्य रूप से ये आपको 4 पढ़ने हैं दोस्तों। और एक थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, एक होता है कंटिन्यू रेशियो, है ना। कंटिन्यू रेशियो क्या है, जरा ध्यान देंगे कि पहले का दूसरे के साथ वही अनुपात होगा जो दूसरे का तीसरे के साथ होगा दोस्तों, है ना। तो पहले का दूसरे के साथ वही अनुपात होगा जो दूसरे का किसके साथ होगा, तीसरे के साथ। फिर जो तीसरे का किसके साथ होगा, तो ध्यान रखेंगे चौथे के साथ होगा। तो ये जो कहलाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड रेशियो, सॉरी ये आपका कंटिन्यू रेशियो, है ना। क्या बोल रहे हैं कि पहले का दूसरे के साथ वही अनुपात होगा जो दूसरे का तीसरे के साथ होगा, है ना, जो फिर तीसरे का चौथे के साथ होगा दोस्तों। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि आखिर टाइप्स ऑफ रेशियो में कौन कौन है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, तो फर्स्ट हमने पढ़ा इन्वर्स रेशियो, विलोमानुपात, जैसे A:B, तो इन्वर्स रेशियो 1/A:1/B हो जाएगा। सेकेंड हमने पढ़ा कंपाउंड रेशियो, जब 2 से अधिक रेशियो दे दे तो सभी रेशियो का फर्स्ट टर्म का गुणनफल एंड लास्ट टर्म का गुणनफल का बीच का जो रेशियो होगा वह हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। थर्ड हमने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, जैसे अगर ये और बी दिया तो खाली वर्ग यानी स्क्वायर कर देना है, वह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा 4th नंबर पे ट्रिप्लिकेट रेशियो, घनानुपात, जैसे ए और बी 2 नंबर दिया तो खाली सिर्फ क्यू कर देना है यानी ए क्यू एंड बी क्यू हो जाएगा। और एक का भी थोड़ा मैंने चर्चा किया कंटिन्यू रेशियो, मतलब फर्स्ट का सेकेंड के साथ वही अनुपात होगा जो आपका सेकेंड का थर्ड के साथ होगा, जो आपका थर्ड का फोर्थ के साथ होगा, इसी क्रम में चलता रहेगा दोस्तों। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रेशियो। तो अभी तक की क्लास में आप रेशियो समझ गए, रेशियो किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ रेशियो में कौन कौन पढ़े वो भी आप समझ गए सारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों, है ना, कि अब जिस प्रकार से हमने सीखा रेशियो किसे कहते हैं उसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे कि प्रोपोर्शन किसे कहेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले आप समझते हैं हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में। जैसे मैंने लिखा ये इज टू यहाँ पे बी और यहाँ लिख दिया प्रोपोर्शन आपका वह आपका C:D। तो ये जो आप साइन देख रहे हैं दोस्तों, यही जो आपका साइन है वह आपका किस चीज़ का साइन है,
तो ये आपका समानुपात का साइन है, यानी आपका प्रोपोर्शन का साइन है। और वहाँ पे आप रेशियो में पढ़े कि सिंगल होता था और वो अनुपात मतलब डिवाइड होता था, लेकिन प्रोपोर्शन मीन्स होता है वह आपका इक्वल होता है। क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। तो आप बोलेंगे कि एक रेशियो मेरा A/B है और सेकेंड रेशियो मेरा C/D है और प्रोपोर्शन का मतलब आपका इक्वल होता है। तो यहीं से आपका A/B बराबर C/2 क्या हो गया? D हो गया। और यहीं से आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है दोस्तों। आप देखिए दिया है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, बताइए एक अनुपात ये है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, क्या दो अनुपात आपस में बराबर है या नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर बराबर तो है। और जब बराबर है तो फिर उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं, है ना। लिखा हुआ व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, है ना। ध्यान देंगे। चलिए तो समझ गए, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समानुपात कहते हैं। और यहां पर जो है वह ये जो है वह फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, बी जो है वह आपका सेकेंड प्रोपोर्शन कहलाता है, सी जो है वह आपका थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है और डी जो है वह आपका फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है दोस्तों, है ना। ध्यान देंगे। तो यहां पे हमने पढ़ा कि आपका A/B इक्वल टू C/D में कि A और B आपका फर्स्ट सेकेंड प्रोपोर्शन है और C/D में आपका थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन है। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A/B मीन्स क्या हो जाएगा? तो इससे पहले आपने पढ़ा कि जो रेशियो मीन्स होता है वह डिवाइड होता है, यानी आप A/B लिख सकते हैं। और C/D मीन्स होता है आपका C/D लिख सकते हैं। और अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AD इक्वल टू BC आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? AD इक्वल टू BC। तो देखिए जब आप मेनली मेरा जो प्रश्न था वो तो ये था कि A/B प्रोपोर्शन C/D, इसी का ये रिजल्ट है AD इक्वल टू BC। तो देखिए इससे यहाँ आने के लिए आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ये दो स्टेप को किए बिना भी आ सकते हैं दोस्तों। अब बोलेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा? चलिए तुरंत आपको फ़ायदा दिखेगा। जैसे आपने लिखा कि A/B है ना, A/B प्रोपोर्शन C/D, आपको रिजल्ट चाहिए ये ना AD इक्वल टू BC। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो रिजल्ट आए? तो ध्यान दें, हम लोग बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AD आ जाएगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो अंदर अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका BC आ जाएगा। क्या आपका यही चीज देखिए तो प्राप्त हुआ या नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर। तो फिर ये दो स्टेप से तो हम लोग बच गए ना। अब इसका फायदा कहाँ है? जरा ध्यान देंगे दोस्तों। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तब आप समझ पाएंगे क्या कि ये कहने का मतलब मेरा क्या है। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे ले लिया कि 25 है इस टू, यहाँ मैंने x लिया और यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन साइन लगा दिया और यहाँ पर मैंने 5:2 ही ले लिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, बस मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर प्रोपोर्शन कहते किसे हैं। तो आप देखिए अभी मैंने सिखाया कि आप बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वल कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं पहले हम इसको करें कि पहले इसको करें, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए पहले अगर अंदर कर लेंगे तो 5 × x करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा और 25 × 2 करेंगे तो बोलेंगे सर 50 आ जाएगा और ये 5 से आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वह आपका 10 आ जाएगा दोस्तों। यानी x इक्वल अगर यहाँ से ये दिया और x इक्वल टू वाट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए क्या हम लोग क्या इस तरीके से लिखे,
क्या हम डिवाइड किए, तो बोलेंगे ना, हम तो डायरेक्ट बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग ये यहाँ से हम लोग सीखे कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या है, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन को देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, है ना। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, इसका क्या है, तो ये हो जाएगा आपका समानुपात के प्रकार, है ना। तो ये देखिए समानुपात के प्रकार, अभी मैं जो है वह कॉन्सेप्ट सारा बता रहा हूं दोस्तों। अभी सिर्फ और सिर्फ आप समझते चले, फिर मैं आऊँगा जो आपको चाहिए, है ना। और यहाँ से आपका प्रश्न तो शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात के प्रकार, आप कौन कौन से इसके प्रकार हैं तेरा ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे अगर मैं फर्स्ट बात करूँ तो इसका जो फर्स्ट होता है वह है आपका मीन प्रोपोर्शन। कौन सा है, तो वह है दोस्तों मीन प्रोपोर्शन, है ना। तो ये मीन प्रोपोर्शन यानी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं, तो मध्यानुपाती कहते हैं दोस्तों। अब ये मध्यानुपाती क्या है, चले हम लोग समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे ए एंड बी, है ना, 2 नंबर दिया रहेगा और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने की बात करेगा दोस्तों। मीन प्रोपोर्शन यानी आपका मध्यानुपाती। तो अगर मान ले ए एंड बी 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन अगर मध्यानुपाती x हमने मान लिया, तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वह होता है दोस्तों √AB। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया √AB। अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों। जैसे अभी मैंने लिखा था प्रोपोर्शन में कि A/B, है ना, C/D, है ना, ये मैंने प्रोपोर्शन में लिखा था क्या ना, कि A/B प्रोपोर्शन C/D, है ना। तो जरा ध्यान दें कि यहाँ पे तो 2 नंबर ही है और ये जो बीच का जो आपका B एंड C दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं दोस्तों। तो मीन टर्म माध्यमिक राशि बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे A एंड B का मीन ही तो निकालना है। क्या निकालना है, मीन ही तो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो मीन निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जरा ध्यान देंगे। जैसे ये और यहाँ पे b लिख रहे थे, तो अब b नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं x मान लिया और फिर यहाँ पे जो मेरा प्रोपोर्शन का साइन था वो दे देते हैं और यहाँ भी हमने x मान लिया। तो यहाँ क्या d होगा, तो बोलेंगे ना d तो नहीं होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर a लिया तो यहाँ पर आपका b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, मेरा 2 नंबर था a एंड b, है ना, 2 ही नंबर था और निकालना क्या था, मीन प्रोपोर्शन। ये फार्मूला आया कहाँ से, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जरा ध्यान दे, 1 नंबर तो ये है, मैंने ये ले लिया, है ना। अब क्या है, हमें निकालना है मीन और मीन होता है बीच वाला, इसलिए बीच में मैंने जो निकालना है उसको मैंने x मान लिया और जब यहाँ a लिया तो a के बाद आपका b ही होगा, है ना। अब सॉल्व करते हैं और सब कर रहे, आपको आता है कि बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x² हो जाएगा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा और यहाँ जो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा यानी x = √AB हो जाएगा। और यही तो हमने लिखा। यानी आपको डायरेक्ट जो याद रखना है दोस्तों वह मीन प्रोपोर्शन x क्या होता है, √AB। बस ये ध्यान रखना है ना। वो आया कहाँ से मैं वो समझा रहा था, लेकिन आज तो फाइनली यही रखना है कि जो 2 नंबर उसका जो मीन निकालने बोले दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दे, वही आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि मान लेते हैं 1 नंबर जो है वह आपका मैंने ले लिया 16
और एक नंबर मैंने ले लिया 4। अगर यही 16 एंड 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो क्या होगा? हमने बोला मान लिया x मीन प्रोपोर्शन, क्या करना, कैसे निकलता है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है? तो स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आ जाएगा वो आपका 64 मतलब 8 इंटू 8 यानी एक जो 8 निकल कर बाहर आ जाएगा। तो जो आपका दोस्तों मीन प्रोपोर्शन निकल गया वो क्या निकल गया? वह निकल गया 8। यानी ध्यान देंगे 16 एंड 4 का जो आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा वह क्या होगा? 8 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड जो आपका है वह है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं? तो यहाँ बोलते हैं हम लोग तृतीयानुपाती, है ना। तो तृतीयानुपाती ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहां से एसएससी जीडी में पूछा गया है ना, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। तो ये तृतीयानुपात क्या होता है, चलो इसे हम लोग समझते हैं। अब तृतीयानुपात में जो है तो तृतीयानुपात में कितना नंबर दिया रहेगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आपका ए एंड बी यानी 2 नंबर ही दिया रहेगा, जिस प्रकार से मीन प्रोपोर्शन में दिया होता था। तो अब इसका बोलेंगे कैसे निकलेगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो अगर मान ले ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है b²/a। क्या होता है? तो b²/a होता है। आप बोलेंगे वो फॉर्मूला कहाँ आया, कहाँ से? तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने इससे पहले समझाया था कि एक होता है कंटिन्यू रेशियो, यानी पहले का दूसरे के साथ वही अनुपात होगा जो दूसरे का तीसरे के साथ होगा। जैसे अभी अगर आपने यहाँ पे जैसे a/b है और यहाँ पे प्रोपोर्शन आपका c/d है ना, यहाँ देख रहे हैं आपका 4 है, लेकिन मान ले 4 में से आपका 2 ही दिया है और 1 निकालना है तो 3 ही ना हुआ, लेकिन स्पेस तो आपका 4 है। तो हम लोग कैसे सेट करेंगे? तो फिर वही कंटिन्यू रेशियो यहाँ अप्लाई करेंगे दोस्तों कि पहला का दूसरे के साथ वही अनुपात होगा जो दूसरे का तीसरे के साथ होगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला का दूसरे के साथ वही अनुपात होगा जो दूसरे का किसके साथ? तीसरे के साथ। और तीसरा तो है नहीं, तीसरा ही तो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x, है ना। तो पहला का दूसरे के साथ वही अनुपात जो दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरा यहाँ हुआ इसलिए x माने। फिर वही काम करेंगे कि बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर बाहर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ax आ जाएगा, और अंदर अंदर b इंटू बी करेंगे तो आपका b² हो जाएगा, और यहाँ से x का मान जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा b²। ये दोस्तों क्या आप यही लिखे थे पहले? तो बिल्कुल आपका x = b² ये ही होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे फार्मूला होता है, नंबर तो 2 ही दिया रहेगा तो फार्मूला होता है b²/a, है ना। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ध्यान दें इसका क्या होगा। जैसे मैंने ले लिया, मान ले यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने 8 ले लिया और फिर मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। बोले अगर इसका इन 3 नंबर दिया हुआ है 10, 8, 20, इसका थर्ड प्रोपोर्शन आपका 2 ही नंबर दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे 3 नंबर नहीं दिया रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ 10 एंड 20 ही दे दिया रहे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो 10 और 20 अगर दे दिया रहे, है ना, 10 एंड 20, अगर इसका आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो फॉर्मूला जैसा आप देख पा रहे होंगे होता है b²/a। तो ये तो आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और जैसा कि आपका है b²/a तो b आपका b² मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई a यानी 10। तो ये दोस्तों यहाँ कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और 20 इंटू 2 जो आंसर निकल कर आएगा वह क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा आपका 40 दोस्तों, है ना। तो चलिए आपका टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में 2 समझ गए होंगे, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन =
टू अंडर रूट ए बी एंड थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। एक और हम लोग यहां समझेंगे दोस्तों, वह होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। क्या होगा तो ध्यान रखेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में, वह होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्थानुपाती, है ना। क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। अब ये क्या है दोस्तों, यहां पे कितना नंबर दिया रहेगा तो ध्यान देंगे, यहां पे ए बी एंड सी, यहां पे आपका 3 नंबर दिया रहेगा। जैसा कि आप इससे पहले देखें कि आपका मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन में 2 नंबर दिया होता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका ए बी एंड सी यानी आपका 3 नंबर दिया है। और निकालना क्या है तो दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। फोर्थ यानी आपका चतुर्थानुपाती, है ना, चतुर्थ। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर इन तीनों का चतुर्थानुपाती हमने x मान लिया तो इसका फॉर्मूला होता है वह BC बाय ए होता है। क्या होता है तो ये आपका BC बाय ए होता है। अब ये कहां से आया तो जैसे अभी हम लोग प्रोपोर्शन में पढ़े, ये इज टू बी प्रोपोर्शन आपका C इज टू डी, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और निकालना कौन है, फोर्थ निकालना है, यानी आपका डी के जगह पे निकालना है। तो यहाँ पे डी जो निकालना है वहीं आप एक्स मान लें दोस्तों। आप फिर यहाँ पे जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ ये हुआ, तो फोर्थ निकालना है तो फोर्थ के जगह पे हमने एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, फिर बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। देखिए जो वैल्यू निकालना उसको पहले मल्टीप्लाई कर ले, एक्स निकालना है इसलिए यहाँ पे एक्स पहले ये वाला मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे तो BC, और जब x का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा BC बाय ए दोस्तों। और यही मैंने लिखा था आपका BC बाय ए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि ये BC अगर दिया रहे 3 नंबर और उसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने की बात करें तो आंसर होगा BC बाय ए। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, मान ले 10 ले लिया, है ना, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया और यहाँ 20 ले लिया। अब बोला इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताएं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर मान ले मैंने x, तो फार्मूला होता है आपका वह होता है BC बाई ए। तो आपका a तो हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो BC तब b है आपका 10 और c है आपका 20 और आपका a जो है वह है आपका 5, है ना। तो ये जो कैंसिल करेंगे वो आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी ये जो निकल करके आएगा वो 40 इंटू 2, अरे सॉरी 20 इंटू 2, यानी आपका इधर 40 आया, इधर x, और x आपने फोर्थ प्रोपोर्शन को माना था, इसलिए ध्यान देंगे आपका आंसर हो गया 40। अब यहां ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने सिंपल नंबर लेकर के आपको समझाया है। कभी कि आपका एग्जामिनेशन में रूट में दे देगा, कभी आपका डेसिमल में दे देगा, तो जैसे भी देगा कॉन्सेप्ट तो यही है कि मीन निकालने बोले 2 नंबर है, दोनों को गुना करके स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। अगर आपका 2 नंबर दिया रे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो b का स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर दे, नहीं। और अगर 3 नंबर दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो b और c को गुना करके ए से भाग दे देना है। कॉन्सेप्ट तो यही है दोस्तों। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में कौन कौन है। तो एक बार आपका कौन कौन, फर्स्ट है आपका मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, सेकेंड है आपका थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती, और नेक्स्ट है आपका थर्ड में वह है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती। मीन प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बी स्क्वायर बाई ए और फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू BC बाई ए, है ना। चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट को और हम लोग समझेंगे आज के क्लास में, है ना। ये मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नेम अभी तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कुछ समझने का प्रयास आगे करते हैं, है ना।
तो जैसे अगर आप नेक्स्ट जो आ जाएगा वह जैसे आ जाएगा आपका कि अगर यहाँ पे दिया A/B और दिया रहेगा अब आपका B/C, तो यहाँ से आपसे निकालने बोलेगा A/B/C इक्वल टू वाट, है ना। अब देखिए यहाँ सर क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, यहाँ से GD आपका पूछा भी है, तो यह भी पहले आप लोग समझें, उसके बाद जो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। चलिए समझते हैं कि अगर AB और BC दे दे तो आखिर ABC हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे A/B दे दिया आपका, वह दे दिया आपका 2/3 दे दे, और यहाँ पे आपका मान ले 5/12 दे दे, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, या फिर आपका अभी जो है वह आपका यहाँ 2/3 दे दिया और यहाँ पे दे दे आपका 12/5, है ना। और आपसे ABC पूछ रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान जो देना है आपको वह देखना है कि कॉमन कौन कौन सा है। तो आपको दिख रहा है कि कॉमन जो है वह आपका B एंड B है। तो अगर B एंड B कॉमन है तो B का तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देख रहे एक जगह आपका 12 है, एक जगह आपका 3 है, सेम तो नहीं है। तो यहाँ वहाँ पे हमें इक्वल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देख रहे हैं कि इससे पहले मैं एक चीज़ बताया था कि किसी भी अगर एक रेशियो में इक्वल डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप ही बताएं कि यहाँ पे B का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हम कितना से मल्टीप्लाई करें B का वैल्यू 3 में कि 12 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर आप 4 से मल्टीप्लाई करें। तो जब भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करना है दोस्तों, है ना। ये तो आप देखिए 4 × 2 करेंगे तो आपका 8 और ये आपका 12 हो जाएगा। तो अब कहेंगे कि नहीं B का वैल्यू तो सेम हो गया, तो आपका आंसर भी निकल गया। A का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, B का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा और C का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। यानी दोनों रेशियो में ना मल्टीप्लाई करके किसी एक में ही मल्टीप्लाई करके आपका निकल गया। लेकिन अगर यही दोस्तों यहाँ पे 12 ना हो करके अगर ये 5 यहाँ होता, ये 12 यहाँ होता, तब तो आप कितना से मल्टीप्लाई करते 5 आता नहीं आता। तो चलिए हम लोग वैसे कंडीशन में सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे दे दिया आपका कि अगर A/B, है ना, A/B आपका दे दिया 2/, यहाँ पे आपका 5 दे दिया, फिर यहाँ पे आपका B/C दे दिया, वह आपका 3/, यहाँ पे 4 दे दिया, और फिर वही पूछ रहा है कि A/B/C इक्वल टू वाट क्या होगा। तो जरा ध्यान दे, फिर यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, तो B कॉमन है, B को इक्वल करना है, जो कॉमन हो उसी को इक्वल करना है। हाँ ये भी ध्यान देंगे, जो B और C दिया वो C/B दे देता, तो B यहाँ देता तब भी कोई दिक्कत नहीं। देख लेते B को कॉमन है तो B को ही हम लोग इक्वल करते। तो ध्यान दे, अब B इक्वल कैसे होगा, क्या किसी एक रेशियो में यहाँ 5 है, यहाँ 5 3 से में कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आ सकता है क्या, तो बोलेंगे नहीं आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा कि B का वैल्यू 3 है तो ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, B का वैल्यू यहाँ 5 है तो इस रेशियो आपका यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 × 2 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 3 × 5 करेंगे तो आपका 15 होगा, 5 × 3 करेंगे तो आपका 15 होगा, और 5 × 4 करेंगे तो आपका 20 होगा। अब बोलेंगे B सेम था, यहाँ भी मेरा वैल्यू सेम आ गया, तो आंसर यही निकल गया दोस्तों। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा A का वैल्यू आपका 6, है ना, और B का वैल्यू आपका आ गया 15 और C का जो वैल्यू आ गया आपका 20। अगर ये ध्यान दे, अगर ये वैल्यू जो निकाल रहे हैं और तीनों में अगर तीनों कोई नंबर या डिजिट से कैंसिल होता तो कैंसिल जरूर करते, लेकिन यहाँ किसी आपका 2 या 3 किसी से सब कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ सब कैंसिल होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना, अगर ये दोनों 5 से अगर ये भी हो जाता 5 से तब आप कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह A/B/C इक्वल टू 6/15/20 हो जाएगा। अब कहेंगे कि अगर यही यहाँ पर ये भी C ना पूछ करके अगर आपसे A/C ही पूछा जाता, A/C इक्वल टू वाट क्या होगा, तो तुरंत देखिए ABC तो आपने निकाल लिया, ये मेरा आपका 6 है और C आपका कितना है 20। अब ये फिर आंसर में नहीं रहता 6 × 20, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रेशियो
हमेशा छोटा रूप में होता है, यानी कोप्राइम में होता है, सहभाज्य के रूप में होता है। तो वो क्या करेंगे, तो जितना से कैंसिल होता है पहले आप कैंसिल कर दे। क्या ये दोनों आपका 2 ही पूछा, तो ये दोनों तो मेरा कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 और ये हो जाएगा 10, यानी ये आंसर, क्योंकि ये अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये (c) अगर पूछा जाता तब तो आंसर हो जाएगा 3:10, है ना। तो ध्यान दें, इस तरीके से आपके जो है वो यहां से एग्जामिनेशन में पूछा गया है और फिर जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते एक एग्जाम्पल, और जैसे मान ली इस तरह से दे दिया कि W1:W2, है ना, फिर यहाँ पे आपका दे दिया कि नहीं 5:, यहाँ पे 4 दे दिया, और यहाँ कर देता है कि W3:W2 ये बोल दिया, और यहाँ पर आपका लिख देता है 2:3, है ना। तब आपसे पूछ सकता है कि बताइए W1:W2:W3 बराबर वाट क्या होगा। तब ध्यान दे दोस्तों, क्या करेंगे, फिर वही बात है, देखना है कॉमन क्या है, तो वह है W2 और W2 क्या किसी एक में मल्टीप्लाई करके इक्वल किया जा सकता है, तो बोलेंगे ना सर नहीं किया जा सकता। तब क्या करेंगे, तो जो W2 का वैल्यू यहाँ 3 है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 4 है तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 15 और ये आपका 12 होगा, ये आपका 8 और ये आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से देखेंगे तो W2 यहाँ 12, तो यहाँ भी 12 आ गया, ए का W1 तो 50, तो W1 जो हो गया वह आपका 15, W2 जो निकल कर आया वो आपका 12 और W3 जो निकल कर आया वो आपका 8, यानी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों W1 W2 15 12 8 का रेशियो हो जाएगा। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि इसमें से कोई 2 भी आपसे पूछ सकता है कि W1:W3 क्या होगा, तो हो जाएगा 15:8। अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल करते, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, लेकिन जब एग्जामिनेशन में बारी हो तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जामिनेशन में बनाने की जब बात हो तो इस तरीके से अगर नहीं बनाते, और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को, कोई भी आप क्वेश्चन को इससे पहले जो मैंने बताया उसी को मैंने बताता हूं आपको कि यहाँ ABC था ABC, यहाँ ABC था ABC, और दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूं, जरा ध्यान देंगे, है ना। और ये ध्यान देंगे, ये ज़्यादा आसान है आपका जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। क्या है तो देखिए जरा, यहाँ पे जैसे ये भी दिया है ना, तो ये भी आपका कितना दिया है, तो वह था आपका 2:3, है ना। कितना दिया है, 2:3। उसके बाद फिर क्या दिया था, BC दिया था। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ B तो पहले आप लिख चुके हैं, तो B के नीचे ही जो वैल्यू दिया है वो अब लिखेंगे। तो B के आपका वैल्यू कितना दिया था यहाँ पे, तो ये था, आप बोलेंगे सर 12 दिया था। और फिर C का वैल्यू कितना दिया था, तो वो आपका 5 दिया था। तो ये जरा ध्यान दें, ये मेरा ये B और ये है B, तो B तो यही होगा, यानी ये वैल्यू जो है वह किसका है, C का है। तो जरा ये ध्यान दें, सिर्फ सेट किए हम, तो ये B को ये भी लिख दिए और BC को B के नीचे B और C को आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो जरा दे, यहाँ पर एक स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। इन दोनों स्पेस को भर दें, फिर देखिए आपका आंसर निकल आएगा। अब बोलेंगे सर वहाँ पे स्पेस में क्या भरे, तो ध्यान दे वहाँ पे आपका जो बगल में होगा, तो देखिए अगर C यहाँ इसका बगल तो यही होगा 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दे। और यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये आप 3 लिख दिए हम लोग। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ बगल में क्या है, तो बोलेंगे सर 12 है, तो आप 12 लिख दे और फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों। तो ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका जो है 15 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, तो बोलेंगे हाँ 3 से कट रहा है, तो आप 3 से काट सकते हैं दोस्तों। तो 3 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 8 12 5, क्या आपने 8 12 और 5 ही निकाला था, तो बोलेंगे हाँ। तो इसका सही आंसर जो है वह यही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। जरा ध्यान दें, आप समझने का है ना कोशिश करें।
फिर क्या है, ए और बी देखिए, ए और बी था दोस्तों आपका कितना था, 2 और 5 था, है ना, तो 2 और 5 लिख दिए। फिर बी और सी 3 और 4 है, तो बी के नीचे ही हम लोग 3 लिखेंगे, और 4 किसका वैल्यू है, सी का, आगे बढ़ा देंगे 4, लेकिन 4 के ऊपर में यहाँ सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला कि जो डिजिट यहाँ है उसी को बगल में लिख दें, तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बगल में आपका इसके बगल में 3 है, इसलिए आप 3 लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को 2 से करेंगे 6, ये हो जाएगा 15 और ये होगा 20। देखिए आपने निकाला था 6, 15, 20, है ना। कैसा लगा दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें, यहाँ जरा दिया है कि W1:2, है ना, और करके हम लोग बना रहे हैं, तो W1:W2 कितना है, तो ये आपका 5:4 है। अब यहाँ आप W टिक नीचे W2 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ शुरू में दे दिया W3, बाद में तो W2 दिया है ना, तो W2 ही यहाँ लिखेंगे, तो कितना है 3, और ये W3 इधर लिख देंगे, ये 2 यानी इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग W3, है ना। अब क्या करना है, तभी मैंने आपको बताया कि जो भी स्पेस बगल में खाली है उसको भर देना है। तो ये बगल में कौन है इसका, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ बगल में कौन है, तो यहाँ 3, ये बगल नहीं होगा दोस्तों ऊपर, है ना, बगल ये ना होगा, तो ये 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 होगा, ये 12 होगा और ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा वह 15, 12, 8। क्या आपने 15, 12, 8 निकाला था, तो बोलेंगे हाँ। तो चलिए आज ये देखिए, हमने अभी एक चीज़ सिर्फ सीखा दोस्तों, वह आपका ए बी और बी सी दिया रहे, तो ए बी सी हम लोग किस तरह से निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और पूरी तरह से इसको कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर हम लोग टाइप को शुरू करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं। आप बताएंगे कमेंट करके दोस्तों कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आज मैथ का फर्स्ट क्लास क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, इसलिए आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और मैं इससे पहले आपको बताया कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा दोस्तों। और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो समझने में तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आपको समझ में आनी चाहिए, और जहां भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो जरूर आप कमेंट करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको समझा दूं और आप एग्जामिनेशन में फाइनल आप बना करके आए। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।